हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चांदनी वर्मा और मैं आप सभी का एक बार फिर से सिविल माइंड्स एकेडमी डीडीयू नगर में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेकर आई हूँ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, मतलब गति के बारे में न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिए हैं, नियम दिए हैं। तो सबसे पहले हम गति को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गति होता क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन फिजिक्स भौतिक में मोशन इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है अगर समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस गति से रिलेटेड, इस मोशन से रिलेटेड न्यूटन ने 3 लॉ दिए, जिसमें से अब हम सबसे पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी और अगर वह गति कर रही है, एक समान चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है, तो वह कंटिन्यू गति करते ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स, बाह्य बल या अनबैलेंस्ड फोर्स हम उस पर नहीं लगा देते। एक बार फिर से, फर्स्ट नियम, जो पहला नियम वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विरामावस्था में है, कहने का मतलब रेस्ट में है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, कोई भी मोशन है, रेखीय लीनियर मोशन कर रही है, तो वो तब तक उस मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या फोर्स नहीं लगा देते, बल नहीं लगा देते, उसको बल लगा के रोक नहीं देते हैं। तो ये नियम किसका है, ये फर्स्ट लॉ। तो इससे एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान देंगे। ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला इंग्लिश में, ये वाला, ठीक है, न्यूटन्स के प्रथम नियम को ही गैलीलियो या जड़त्व का नियम बोला जाता है। जड़त्व मतलब समझते हैं, जड़त्व क्या होता है कि हम कहते हैं ना, कोई बात नहीं मान रहा है तो एकदम जड़ बुद्धि है, इस टाइप का, मतलब जैसा वो है वैसे ही रहना चाहता है ना, एकदम जड़त्व के नियम को फॉलो करते हैं। इस वजह से पहले नियम को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु अपने जड़त्व को पाना चाहती है, मतलब चेंज नहीं होना चाहती है। और दूसरा यह ध्यान रखेंगे, जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूटन के प्रथम नियम को ही या उसी से हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें किस लॉ से मिलता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें किस लॉ से समझ में आता है या पता चलता है। तो जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, वहीं से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। कैसे, देखिए हम खुद यहाँ से बल की परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी या कोई वस्तु गति करते रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा देते। उल्टा कर दीजिए, बाह्य बल एक ऐसा, मतलब बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में चेंज ला सकता है ना। तब तक चेंज नहीं होगी जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक बल नहीं लगाएंगे। तो इसका उल्टा क्या हो गया, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में, उसके पोजीशन में बदलाव ला सकता है। तो ये परिभाषा अलग से नहीं बना हुआ है, ये परिभाषा जो मिली है हमें वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही मिली है। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं जड़त्व के नियम से, जिसको इंग्लिश में इनर्शिया भी कहते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि ट्रेन में, रुकी हुई ट्रेन में, है ना, रुकी हुई ट्रेन में, जब ट्रेन रुकी हुई है, रुकी हुई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी जब ट्रेन चलने लगता है, तो ये आदमी जो है वो पीछे की तरफ खसक जाता है। क्यों, मतलब किस नियम से? तो वो किस नियम से होता है, जड़त्व की वजह से, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, है ना। क्या होता है, ट्रेन रुकी हुई है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति भी रुका हुआ है, मतलब अभी ट्रेन और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति रेस्ट में है, विरामावस्था में है। ठीक, अब आदमी भी अपने जड़त्व की स्थिति को पाना चाहता है, मतलब कि विरामावस्था में रहना चाहता है। कब तक, जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन ट्रेन पे फोर्स लग गया, ट्रेन चलने लग गई। जैसे ही ट्रेन चलने लग गई तो उस पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अपने रेस्ट
पोजीशन में ही रहना चाहता है, विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो मोशन नहीं करना चाहता। इस वजह से जो बॉडी वो पीछे खसक जाती है क्योंकि ट्रेन आगे गई। ठीक, तो ये पहला एग्जाम्पल आता है। दूसरा एग्जाम्पल ये आता है कि चलती हुई ट्रेन में, है ना, चलती हुई ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, तो ट्रेन भी मोशन में है और उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो भी ट्रेन के साथ मोशन में है। तो अब ये मोशन में है, तो अब ये अपनी जो मोशन है, जो सीधी रेखा में गति कर रही है, उस पर ये चेंज नहीं चाहती, ये वैसी ही गति करते रहना चाहती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन तो रुक गई क्योंकि उस पर फोर्स लगा, तो ट्रेन तो रुक गई, लेकिन जो व्यक्ति है वो अभी भी मोशन करते रहना चाहता है, गति की अवस्था में रहना चाहता है ना। इस वजह से जब ट्रेन रुकती है तो हम अभी भी मोशन करना चाह रहे हैं, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं जड़त्व के। और कुछ एग्जाम्पल्स पूछे तो नहीं जाएंगे, बट हम देखें अगर डेली लाइफ के हिसाब से कि जब हमें जो गद्दे होते हैं या जो बड़े बड़े क्लॉथ हैं या जो उसमें जो धूल मिट्टी पड़ जाते हैं, उसको अगर हमको साफ़ करना है तो हम क्या करें, उसको किसी हैंगल पे उसको टंगा के एक लकड़ी या एक डंडी लेके गद्दे को हम जोर जोर से मारते हैं, है ना। तो जैसे कि ये आपका गद्दा है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं काफ़ी सारे, ये डस्ट पार्टिकल इसमें है। तो अभी जो डस्ट पार्टिकल है वो गद्दे के साथ क्या है, रेस्ट के सिचुएशन में है, विरामावस्था में है। अब जैसे ही हम डंडी से इसे मारेंगे, डंडी से जैसे हम एक जगह पे मारेंगे तो यहाँ पे मारे तो गद्दा तो मोशन में आ गया, गद्दा चूँकि मोशन में आ गया तो वो पीछे खसकेगा, लेकिन ये जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी विराम की अवस्था में रहना चाहते हैं, वो पीछे नहीं जाना चाहते हैं। तो गद्दा पीछे जाएगा और डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जड़त्व के। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करती हैं या उसकी वजह से होती हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ, ये जो आपको सबसे पहला लाइन दिख रहा है F = ma, जहाँ पे मैं बता देती हूँ कि m जो है वो मास है ना, मतलब द्रव्यमान, और जो a लिखा हुआ है वो एक्सेलरेशन है, त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। देखिए बल की परिभाषा, और F क्या है, फोर्स, मतलब बल। ध्यान देंगे बल की परिभाषा हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है, लेकिन ये क्या लिखा है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन है ना। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक फॉर्मूला लिख के। ठीक है, एक हम जैसे कि यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, व्यंजक। दूसरे नियम से हमें बल का क्या प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब कैलकुलेशन कर सके हम, बल फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड कर सके। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। कैसे मिलता है अभी मैं बताऊंगी, पहले हम इससे थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं कि सेकंड लॉ में बोला क्या गया है। ध्यान देंगे ये जो लाइन लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसके। ठीक है, और इनवर्सली होता है उसके, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, मास के, इनवर्सली अपॉन द मास। ठीक है, इसके इस तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर फोर्स को आप बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। और द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये चीज़ कहता है कौन, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ। यहाँ पे लिखा हुआ है एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, है ना। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बोली वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब मैं आप लोगों को ये डेरिवेशन करके बताने वाली हूँ कि ये आया कहाँ से है। अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से F = ma ये कहाँ से आया है। देखेंगे, सपोज करिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान है m, जिसका द्रव्यमान क्या है m। अभी ये रेस्ट के पोजीशन में है, अभी इसमें कोई भी रेस्ट के पोजीशन में मतलब ये मोशन नहीं कर रही है। ठीक, तो इसका हम मान लेते हैं कोई वेलोसिटी है v1, जो ऑब्वियसली अभी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में नहीं है।
अब इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैं धक्का दूंगी इन द मतलब मैं क्या लगा रही हूँ, इस पर एक फोर्स लगा रही हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर कुछ फोर्स लगाऊंगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन करने लगेगा। कहने का मतलब इसमें एक वेग आ जाएगा, इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगा। मास तो उतना ही रहेगा m, मास में फोर्स लगाने पे मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वेलोसिटी सपोज मान लीजिए कितना हो गया है, v2 हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, द्रव्यमान मास और वेलोसिटी m इंटू वी, ये होता है संवेग, मोमेंटम के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए एक डिस्क्राइब करता हुआ फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी। अभी बस समझने के लिए इतना आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोमेंटम निकल कर आ जाता है, संवेग निकल कर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मास कितना है m, जब हम अभी फोर्स लगाने के पहले बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मास, और वेग कितना है v1, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा मास और वेलोसिटी यहाँ पे कितना है v2। तो ये हो गया संवेग पहला और ये हो गया दूसरा संवेग। तो आप देखेंगे सेकेंड लॉ एक्चुअल में ये बोलता है कि जो संवेग में परिवर्तन आया है, संवेग में परिवर्तन क्यों आया है, जो मैं यहाँ से फोर्स लगाई हूँ उसकी वजह से संवेग में परिवर्तन आया है। मैं फोर्स नहीं लगाऊंगी तो इसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो कैसे आएगा, है ना। मोमेंटम में चेंज इसी वजह से तो आया है क्योंकि ये जो वेग है वो चेंज हो गया है, मास तो चेंज होने से रहा, मास तो उतना ही है, ठीक। तो संवेग में परिवर्तन, और परिवर्तन या किसी भी चीज़ में चेंज हम कैसे निकालते हैं, बाद वाले में पहले वाले को आप माइनस करेंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ mv2 में मैं माइनस कर दूंगी mv1 को, ये यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। जैसे दर आ गया इसका मतलब समय के साथ कितना चेंज हो रहा है। ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो कितने समय में हुआ है, और यही क्या होता है आपका फोर्स, यही क्या होता है फोर्स, ठीक है। अभी देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ से हम फोर्स एग्जैक्ट कितना फोर्स लगा है ये निकाल पाएंगे। देखिए अगर कम समय में ज़्यादा डिफरेंस आता है, मान लीजिए समय कम लगा है और संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब मैं फोर्स ज़्यादा लगाई हूँ, इसको मैं बहुत तेज़ी से उसको धक्का दी हूँ, है ना। या उल्टा हो जाए कि ज़्यादा समय में समय ज़्यादा लग रहा है और जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो कम हुआ है, इसका मतलब मैंने फोर्स कम लगाया है, मैं इसको धीरे से ही कुछ धक्का दी होंगी, इस तरीके से मतलब मैंने इसमें कम फोर्स लगाया होगा। तो इस तरीके से यहाँ से निकल कर आता है फोर्स, जो न्यूटन का कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ है। अब हम इसको डिराइव करने वाले हैं, ये जहाँ से आया है। देखिए m दोनों में कॉमन है तो m यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा v2 और ये माइनस v1, ठीक, अपॉन t। क्या मैं इसको m इंटू v2 माइनस v1 अपॉन t इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने v2 v1 और ये t को अलग से यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए ये m, इसको आप ध्यान देंगे, मैंने त्वरण भी पढ़ाया नहीं आपको, जब मैं त्वरण पढ़ाऊंगी तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये है बाद का वेग, पहले का वेग और ये समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेट, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को ही बोला जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण। मतलब a का फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन टी, और डेल्टा v क्या होता है, चेंज, जो चेंज को दिखा रहा है, v2 माइनस v1 और ये t। तो यहाँ पे हम v2 माइनस v1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, a, और ये क्या है यहाँ पे f। तो यहाँ से हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाता है F इजिकल्स टू ma। मतलब आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा, नेट फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट का मास और उसमें जो एक्सेलरेशन आया है, उसके वेलोसिटी में जो चेंज आया है, कितने समय में आया है, उसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फोर्स यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फोर्स का यूनिट देखेंगे तो ये मास है, मास का यूनिट होता है kg, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट जब आप डिराइव करेंगे तो ये आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो जाता है फोर्स का, और इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। तो आई होप आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के तरफ। देखिए
ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब मैं कोई भी क्रिया हम करेंगे किसी की तरफ, इधर इस डायरेक्शन में अगर हमने क्रिया किया तो इस क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी, संवेग संरक्षण का नियम। एक्चुअल में संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो सेम है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसको ज़्यादा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है, जो हम इसको अलग से वीडियो में फुल वीडियो हम करेंगे संवेग संरक्षण के नियम के ऊपर। तो आपको जो थर्ड लॉ है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी समझिए कि ये लॉ के कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम जब तालाब में या नदी में नाव से जब हम नाव से उतरते हैं तो हम आगे जाते हैं, लेकिन नाव थोड़ा सा पीछे खसक जाता है। तो हमने क्रिया किधर किया, आगे। तो जब मैं आगे बढ़ी तो एक विपरीत प्रतिक्रिया मतलब क्या, जो विपरीत हो रहा है, उल्टा। तो मैं आगे बढ़ूंगी, नाव पीछे जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाएगा, ये क्रिया हुई। एक प्रतिक्रिया होगा जो उल्टे डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा, और गोली चलाने वाला जो व्यक्ति है वो कैसे खसक जाएगा, पीछे की तरफ खसक जाएगा, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से न्यूटन के थर्ड लॉ से पूछा जाता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको फिर से किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगी संवेग संरक्षण के नियम के साथ। उसमें पूछता है कि इतने केजी का तोप है, इतने वेग से उसमें का जो गोला है वो आगे निकला, तो बताइए कि जो व्यक्ति है या जो तोप है जो चल रहा है वो कितने वेग से पीछे खसकेगा। तो ये सब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो एक्चुअल में कहाँ से आते हैं, ये इसी टॉपिक से आते हैं, जिसके ऊपर हम एक फुल वीडियो करेंगे और वहाँ पे हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सिविल माइंड्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।